नवजोत, सर्दी ने तो ना इस बार कमाल कर दिया है। क्या पहाड़, क्या मैदान, सब जगह लोग जो है ना वो कांप रहे हैं। मेरे जैसे लोग जो हैं उसमें शामिल हैं। अब देखिए पहाड़ी इलाकों में इतनी बर्फबारी हो रही है, मानो आसमान इस सीजन बर्फ का सारा स्टॉक खाली कर देगा। इतनी बर्फ पड़ रही है ना कि देखने वाले के हाथ पैर ना यहीं बैठे स्टूडियो में बैठे बैठे जमने लग जाते हैं। अच्छा, मेरे कपड़ों में मचेगा यहाँ ब्लोअर से क्योंकि कल मुझे बहुत लोगों ने इंस्टा पे और ट्विटर पे कॉम्प्लीमेंट भी किया था और ये भी लिखा था कि मैडम आपको ठंड नहीं लगती, तो इनको बता दो कि हमें क्यों नहीं लगती है ठंड। जी, लेकिन हम चाय भी क्योंकि साथ साथ चाय की चुस्कियाँ लेते रहते हैं, इसलिए खबरों का मजा अलग ही होता है। तो चलते हैं, आपको हिमाचल लिए चलते हैं, डलहौजी, और वहाँ की बर्फबारी का मजा किस तरीके से सैलानी ले रहे हैं वो देखिए जरा। रास्तों पर बर्फ, घर की छतों पर बर्फ, चारों तरफ बर्फ से लदे पेड़, जहां तक नजर जाए वहां तक बर्फ ही बर्फ। तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के डलहौजी की हैं, जहां आहला और लकड़मंडी में जमकर बर्फ गिरी है। कई फीट मोटी बर्फ की चादर चारों तरफ पिच गई है। बर्फबारी रुकी तो कड़ाके की ठंड ने पूरे इलाके में ठिठुरन पैदा कर दी। इतनी बर्फ गिरी है कि रास्तों पर बर्फ की कई फीट मोटी चादर बिछ गई है। वाहनों की आवाजाही हो सके इसके लिए सड़क से बर्फ हटाने के लिए मशीनों को लगाना पड़ा। BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को बर्फ हटाने के इस मिशन में लगाया गया। मशीन के जरिए बर्फ को बीच रास्ते से हटाकर किनारे लगाया गया। उसके बाद गाड़ियों की आवाजाही के लिए रास्ता निकल पाया। डलहौजी के शानदार नजारे देखने के लिए हर बार सीजन में यहाँ हजारों सैलानी आते हैं। पर्यटन ही यहाँ की आमदनी का मुख्य जरिया है। इस सीजन में भी यहाँ पर्यटकों की खासी आमद रही। हालांकि कोरोना के मामले बढ़ने से पर्यटकों की संख्या घटी है। में इस बार काफ़ी बर्फबारी हुई है, जिसके चलते हुए पर्यटन सीजन में काफ़ी बढ़ोतरी हुई थी। जैसे आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे भी अभी 5-6 फीट बर्फ़ जमी हुई है। यहाँ से आप 4 किलोमीटर ऊपर डैनकुंड जाएंगे तो 7 से 8 फीट अभी भी बर्फ़ जमी हुई है। हमारी नगरी पर्यटन नगरी है, पर्यटकों की आवाजाही काफ़ी रहती है। डलहौजी में एक इलाका है डैनकुंड। यहाँ पर प्रसिद्ध पोहलानी माता मंदिर है। इतनी बर्फबारी हुई है कि ये मंदिर भी पूरी तरह से बर्फ से ढक गया है। मंदिर तक जाने के रास्ते बर्फ से ढके हुए हैं। मंदिर के अगल बगल बर्फ के गुंबद बन गए हैं और मंदिर के गुंबदों पर बर्फ जम गई है। आने वाले दिनों में यहाँ और बर्फबारी का पूर्वानुमान है। और ये तस्वीरें शिमला की हैं। बर्फबारी के निशान यहाँ भी पहाड़ियों पर पसरे हुए हैं। सड़कों पर भी टुकड़ों में बर्फ आपको दिख जाएगी। भले ही ऊपरी पहाड़ी इलाकों जितनी बर्फबारी यहाँ नहीं है, लेकिन बर्फीली सर्दी तो यहाँ भी पड़ रही है। गर्म कपड़ों में खुद को कसे हुए ठिठुरते कांपते लोग यहाँ आपको हर तरफ दिख जाएंगे। सर्दी इतनी प्रचंड है कि आग के सहारे लोग इसका सामना कर रहे हैं। लगातार गिरता पारा लोगों की कपकपी छुड़ा रहा है और मौसम विभाग का अनुमान कहता है कि जल्द इस सर्दी से राहत के आसार नहीं हैं। मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक केवल शिमला ही नहीं बल्कि पूरे हिमाचल प्रदेश में सर्दी का ये दौर जारी रहेगा। 20 तारीख तक प्रदेश के कई ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हो सकती है और 21 तारीख को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण बारिश की भी संभावना है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो प्रदेश में 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश रिपोर्ट की गई है। जैसे कांगड़ा और बिलासपुर में हल्की बारिश रिपोर्ट की गई है। और जो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं आपके कांगड़ा में, नूरपुर में, बिलासपुर में, सुंदरनगर में और कांगड़ा एयरपोर्ट के आसपास फॉग रिपोर्ट की गई है, डेंस फॉग रिपोर्ट की गई थी। सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं और गर्म चाय की चुस्कियों से शरीर का तापमान बढ़ाने में लगे हैं। आनंद भी बहुत है, बर्फ़ पड़ेगी, स्नो गिरता है अभी तो आगे के लिए हमारा जो है फसलों का भी अच्छा रहता है, फसल के लिए बढ़िया है। बाकी काम भी खुल जाता है सबका, यहाँ पे मैक्सिमम लोकल लोगों का काम खुल जाता है। आजकल क्या है कि बर्फ़ पड़ने के बाद हमारे यहाँ पर थोड़ा ठंड का कहर तो बढ़ ही जाता है और सुबह शाम थोड़ा पानी भी जम जाता है, जिसके कारण हमारे को हर काम करने के लिए थोड़ा मुश्किल होती है। और आग का सहारा तो पहाड़ी एरिया में ऐसा है सर कि हर टाइम जो है आग का सहारा लेना पड़ता है। बाकी बर्फ़
बहुत ज़रूरी भी है पहाड़ों पे गिरने के लिए, लेकिन परेशानियाँ तो झेलनी पड़ती है। थोड़ा बिजली का भी प्रॉब्लम आ जाता है, पानी का भी प्रॉब्लम आ जाता है। कहीं बर्फबारी और कहीं शीतलहर, सर्दी से पूरा प्रदेश कांप रहा है और जल्द राहत के आसार नहीं हैं। 21 जनवरी के बाद ही मौसम में बदलाव का दौर शुरू हो सकता है। चंबा से विशाल आनंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वैसे सिर्फ हिमाचल प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के दूसरे पहाड़ी इलाकों का भी अगर रुख कर ले तो हर जगह बर्फबारी हो रही है। हम आपको लिए चलते हैं जम्मू कश्मीर, जहां पर बर्फबारी के बाद तस्वीर ऐसी लग रही है कि स्विट्जरलैंड को मात देने। नज़ारे इतने खूबसूरत हैं कि आपका मन करेगा कि काश हम भी वहां चले जाएं। क्या बात है। देखिए, कश्मीर के साथ ही ना उत्तराखंड से भी बेहद खूबसूरत तस्वीरें आ रही हैं। यहाँ पर इतनी बर्फ पड़ी है कि कई फीट ऊंची बर्फ जगह जगह पर जम गई है। बर्फबारी के बाद उत्तराखंड भी किसी खूबसूरत पेंटिंग जैसा देखने को लग रहा है। देखिए आप भी। बर्फ से ढके चमकीले पहाड़, वादियों में लगे टेंट, अलग ही एहसास बिखेर रहे हैं, मानो कुदरत ने नजारे को सजाने में कोई कसर नहीं छोड़ी हो। ये उत्तराखंड का औली है। आजकल ये इलाका सैलानियों से गुलजार है और सभी के सभी इस आनंद के सुकून को बटोरने में लगे हैं। यहाँ पैदल इसीलिए चल रहे हैं, अभी ये बंद है गंडोला और चेयरलिफ्ट, लेकिन हमें बहुत मजा आ रहा है बाय पैर जाने का ऊपर। यहाँ पे गंडोला और सब बंद है अभी, लेकिन अगर चालू होता तो और भी मजा आता। लेकिन हम बाय ट्रैकिंग भी बहुत फुल एंजॉय कर रहे हैं। वी आर ऑल एंजॉयिंग हियर अ लॉट। थैंक यू। उत्तराखंड में स्की रिजॉर्ट औली में जबरदस्त बर्फबारी हो चुकी है और नजारा देखते ही बन रहा है। यहाँ के स्कीइंग स्लोप्स पर पर्यटकों की भीड़ जमकर लुत्फ उठा रही है। किसी के पैरों में स्की है तो किसी के कंधों पर। कोई स्कीइंग करने के चक्कर में गिर भी रहा है तो कुछ लोग स्कीइंग के करतब भी दिखा रहे हैं। बर्फ की चादर में लिपटा ये इलाका अलग तरह का आकर्षण पैदा कर रहा है, जिससे लाखों परेशानियों के बाद भी पर्यटक यहाँ खिंच चले आ रहे हैं। औली स्कीइंग विंटर स्पोर्ट्स के लिए जाना जाता है। यहाँ पर आईटीबीपी का ट्रेनिंग सेंटर भी है, जहाँ पर जवानों को बर्फ पर पेट्रोलिंग के लिए तैयार किया जाता है। सैलानी औली के निचले कोने से ऊपरी छोर पर पहुंचने वाली चेयर कार की सैर करना नहीं भूलते, लेकिन इस रोपवे के बंद होने से पर्यटक निराश जरूर हैं, लेकिन जोश कम नहीं हुआ है। औली आए सैलानियों के लिए गुड न्यूज ये है कि प्रशासन ने रोपवे चालू करने का फैसला किया है। उत्तरकाशी के ऊपरी इलाकों में हर तरफ बर्फ की मोटी चादर से पूरे माहौल में सफेदी पसर गई है। पहाड़ चमक रहे हैं, पानी बूंद के रूप में जम गया है। बहते झरनों ने कांच की आकृति गढ़ ली है। झूमर जैसी शक्ल में बर्फ मानो प्राकृतिक नजारे को और मनमोहक बना रही है। यमुनोत्री धाम मंदिर के आसपास पानी भी जम चुका है। जान की चट्टी, राम मंदिर और भंगेली जहां भी नजर जाती है वहां बर्फ ही बर्फ है। तापमान में गिरावट की वजह से सब कुछ जम सा गया है। इस ठंड के मौसम में लोगों का बस एक ही सहारा है, वो है आग की तपिश। इस बर्फीले वक्त को काटने के लिए लोगों का समय अलाव के आसपास ही गुजर रहा है। कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में स्नोफॉल ने खूबसूरती बखेर दी है। भले ही कड़ाके की ठंड और बर्फ ने लोगों की दिक्कतें बढ़ा दी, लेकिन घाटी की तस्वीरें देखने लायक हैं। पहाड़ी इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। उसकी वजह यही है, एक तो लगातार बर्फबारी भी हो रही है और साथ ही साथ यहाँ पर जो पहाड़ों पर कई फुट बर्फ जमा है, उससे ये तापमान में जो है न सिर्फ यहाँ पर गिरावट है, बल्कि रात के दौरान इसी कारण जो है मैदानी इलाकों में भी पारा घट रहा है। फिलहाल कश्मीर में जो है ये मौसम की दूसरी बर्फबारी है। इससे पहले 8 जनवरी को जो है भारी बर्फबारी पूरे कश्मीर में हुई थी और उसके बाद आज दोबारा ये बर्फबारी का सिलसिला जो है पूरे कश्मीर में आने वाले 24 घंटों तक जारी रहेगा। ख़ास तौर से पहाड़ी इलाकों में ज़बरदस्त बर्फबारी होगी। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में भी भारी बर्फबारी जारी है, जिससे मौसम सुहाना हो गया है और स्थानीय लोग इस बर्फबारी को एंजॉय कर रहे हैं।
चमोली से कमल नयन सिलोरी, उत्तरकाशी से ओंकार बहुगुणा, पुरी से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वैसे देखने में तो अच्छी लग रही है, सॉरी क्या? मैं आपको रोक रही हूँ, लेकिन सर्दी में ना सच में शगुफ्ता सुबह सुबह उठने का मन नहीं करता। लेकिन मैंने आपके लिए समोसे और चाय का वो किया इंतजाम आज। बस रही सही कसर शगुफ्ता ने पूरी करती है। एक तो सुबह उठने का मन नहीं करता, वर्कआउट नहीं कर पाते हो, और दूसरा ये कि सर्दियों में हम खाते बहुत ज्यादा, और तीसरा ये कि ऐसी दोस्त हो तो वेट गेन तो होगा ही होगा। देखो मेरा एक मकसद है कि आपके अंदर जोश भर जाए इस शो से पहले ना, आप खुश हो जाए और खुश होकर ये शो करें, ठीक है? चलो पहाड़ी आगे इलाकों बढ़ते हैं की तरफ लिए चलते हैं। मैदानी इलाकों को भी इस सर्दी का वैसे सामना करना पड़ रहा है और इसीलिए शायद समोसे आए हैं। शीतलहर की हालत ये है कि भाई धूप तो नसीब ही नहीं हो रही, और कब सुबह होती है कब शाम हो जाती है पता ही नहीं चलता। देखिए ये जो हाल बताया है ना नवजोत ने, ये सिर्फ दिल्ली का नहीं है, पूरे उत्तर भारत का एक जैसा हाल है। लेकिन हम एक राहत वाली खबर आपके लिए लेकर आए हैं। 21 जनवरी के बाद गुलाबी ठंडक की वापसी हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ठंडक को कम कर देगा। ठंड से ठिठुरी दिल्ली, जम्मू में जम गई जिंदगी। मध्य प्रदेश के खरगोन में धुंध की चादर में सब कुछ खो गया। शीत लहर से कांप गया कानपुर। जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और दिल्ली सब जगह मानो सर्दी ने कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। लोग घरों में दुबकने को मजबूर हैं। जो बाहर हैं वो आग की शरण में दिन गुजार रहे हैं। ये हाल किसी एक शहर या प्रदेश का नहीं, पूरे उत्तर भारत का है। दिल्ली 8.5 डिग्री सेल्सियस, रोहतक 7.6 डिग्री सेल्सियस, टिहरी 5 डिग्री सेल्सियस, लखनऊ 4.5 डिग्री सेल्सियस, जयपुर 6 डिग्री सेल्सियस, लुधियाना 6 डिग्री सेल्सियस। दिन निकल चुका है, आसमान में सूरज की रोशनी तैर रही है, लेकिन नीचे जमीन पर कोहरे का पहरा है। बिना हेडलाइट जलाए सड़क पर चलना मुश्किल है। ठंड बढ़ी हो रही है, 3-4 दिन से पहले कम थी, अभी ज़्यादा होने लगी है, धुंध बढ़ रही है। और सुबह सुबह एक तो ठंड है, दूसरा धुंध पड़ रही है, लोगों को आना जाना बड़ा मुश्किल हो गया है। और कहाँ पे जाना है, किसी को कहीं जाना है, किसी को कहीं जाना है। सर्दी काफ़ी बढ़ रही है और सर्दी के साथ साथ कोविड भी है। सर्दी और दोनों ये एक साथ हैं, इस पे काफ़ी ज़्यादा लोगों पे इफेक्ट भी पड़ रहा है। चलिए अब आपको राहत वाली खबर सुनाते हैं। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 21 जनवरी के बाद कड़ाके की सर्दी से राहत मिल जाएगी और आम लोगों के लिए राहत का संदेश लेकर आएगा पश्चिमी विक्षोभ। दिल्ली में जो है 21st नाइट से 23rd मॉर्निंग तक 1-2 स्पेल वेरी लाइट रेन हो सकता है। और रात का तापमान जो है धीरे धीरे बढ़ेगा। अभी जो 6, 7, 8 चल रहा है वो 13 डिग्री होगा 21 नाइट को, और दिन का तापमान में 20 तारीख को तो दिन का तापमान में बढ़ती होगा 19-20 डिग्री हो सकता है। उसके बाद 21 रेन और क्लाउड के कारण फिर टेम्परेचर डाउन होगा। लेकिन पश्चिमी विक्षोभ के आने तक लोगों को ऐसी ही ठिठुरन वाली ठंड का सामना करना पड़ेगा। रही बात दिल्ली की, तो यहाँ के लोगों को भी उसी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का इंतजार है, लेकिन उससे पहले बारिश हो सकती है और बारिश के तुरंत बाद सर्दी का सितम बढ़ सकता है। उसके बाद मौसम के साफ होते ही दिन और रात के न्यूनतम तापमान में इजाफा हो सकता है। सारा जो डेंस फॉग और दिन का तापमान में कमी रहना है, ये रहेगा 19 तक। 20 के बाद जो है इट विल इम्प्रूव एक्चुअली। 18 it will improve a little, but 19th most of the station will be clear from the dense fog and a cold day, including Delhi. पहाड़ों पर रिकॉर्ड तोड़ बर्फ गिर रही है, तो मैदानी इलाकों में ठंड ने पहरा बैठा रखा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में अब गुलाबी ठंड की वापसी होने वाली है। दिल्ली से श्रुतिका के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए देश के मौसम का हाल तो आपने देख लिया है ना, अच्छे से हमने दिखा दिया कैसे मैदानी और पहाड़ी इलाके ठंड से कांप रहे हैं। अब जरा विदेश की सैर करवा देते हैं, बताते हैं आपको विदेशों में क्या हाल है, अमेरिका और कनाडा में क्या हाल है। नवजोत बताएंगे। मेरे तो जो दोस्त कनाडा में रहते हैं ना, सुबह उन्होंने एक तस्वीर भेजी जिसको देखकर मुझे उठते से ही ठंड लगने लग गई थी। सुबह सुबह क्या था वहाँ, इतनी ज्यादा बर्फबारी हुई है कि क्योंकि वहाँ तो लोगों का स्केड्यूल इस तरीके का होता है कि उठते से ही सबसे पहले उनको घर के आगे बर्फ साफ करनी पड़ती है, तो ये हाल है वहाँ पर।
दोनों देश, चाहे वो कनाडा हो या अमेरिका हो, बर्फबारी का सितम वहां पर जारी है, लेकिन दुश्वारियों के बीच रास्ता निकालने की कोशिश में लगातार गर्मजोशी से लोग डटे हुए हैं। देखिए जरा तस्वीरें कैसी आ रही वहां से। बर्फबारी की चादर ने इन शहरों को, इन फिजाओं को अपने आगोश में ले लिया है। बेशक सर्द मौसम की ठिठुरन है, लेकिन जिंदगी यहाँ ठहरी नहीं है। इस मौसम का भी लोग मजा लेते नजर आए। तमाम दुश्वारियों के बावजूद जगह जगह जिंदगी गर्मजोशी के साथ आगे बढ़ती नजर आ रही है। चाहे कनाडा हो या अमेरिका, सर्द मौसम और बर्फबारी का सितम यहाँ के तमाम शहरों में दिखाई दे रहा है। चारों तरफ बर्फ है, मकानों पर बर्फ है, कारों पर बर्फ है। अमेरिका के ईस्ट कोस्ट में आए बर्फीले तूफान का असर पेंसिल्वेनिया पर भी पड़ा। यहाँ 1 फीट से ज्यादा बर्फबारी हुई है, लेकिन जिंदगी की रफ्तार बदस्तूर कायम है। हालांकि रेलवे लाइन पर बर्फ ने कब्जा कर लिया है, इससे ट्रेनों पर ब्रेक लग गया है। सड़कों पर बर्फ ही बर्फ है, इसके बावजूद कारें मंजिल की ओर बढ़ रही हैं। बर्फ हटाने का काम लगातार जारी है। प्रशासन ने लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी है और सड़कों पर बेवजह तफरी न करने को कहा है। टोरंटो की सड़कों पर बर्फ की मोटी परत जमी है। पूरा शहर सफेद और वीरान बर्फीली पहाड़ी सा नजर आ रहा है। तमाम इमारतें, कारें बर्फ से ढकी हैं। बेशक ये नजारा खूबसूरत दिखाई पड़ता है, लेकिन कुछ दुश्वारियां भी खुद में समेटे हुए हैं। इन हालात में लोगों का जज्बा भी कमाल का है, जो जिंदगी की रफ्तार थमने नहीं दे रहा। मौसम विभाग के मुताबिक अभी सर्द मौसम से राहत मिलने के आसार नहीं है, लेकिन तैयारी मुकम्मल है। अड़चनों के बीच रास्ता निकाल लिया जाएगा। ये बर्फबारी जिंदगी की गर्मजोशी के आगे पिघल ही जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आपने वैसे वो कहावत तो सुनी होगी कि ऊपर वाला जब भी देता है, देता छप्पर फाड़ के। ये कहावत असल जिंदगी में सच साबित हुई है। कहानी केरल के कोट्टायम की है, जहां पेशे से पेंटर एक शख्स पर नोटों की छप्पर फाड़ बारिश हुई है। वैसे एक गाना भी है जिसपे आपने कहावत बोली है ना, एक फिल्म का गाना है इस पे। पर देखिए इस शख्स की ना 1-2 नहीं बल्कि पूरे 12 करोड़ की लॉटरी लगी है नवजोत। क्या और जिस इंसान का हाथ हमेशा तंग रहता है, आज उसकी झोली नोटों के साथ भर दी है भगवान ने। पूरे इलाके में इस शख्स के चर्चे हैं और पूरा परिवार बहुत ज्यादा खुश है। केरल के सदानंद को अपनी आंखों पर अभी भी यकीन नहीं हो रहा। कुछ दिन पहले जिस 300 रुपए की लॉटरी को वो यूं ही ले आए थे, आज उस लॉटरी ने सदानंद को करोड़पति बना दिया। 12 करोड़ जीतने के बाद कोट्टायम के सदानंद खुशियों के 7वें आसमान पर हैं। वैसे तो लॉटरी किस्मत का खेल कहा जाता है, लेकिन सदानंद की किस्मत की कहानी जरा हटकर है। जिन्होंने टिकट ड्रॉ निकलने से कुछ घंटे पहले ही खरीदा था। सदानंद रविवार की सुबह घर का सामान लेने निकले थे और जब वापस लौटे तो हाथ में लॉटरी का टिकट भी था। हालांकि सदानंद को 12 करोड़ रुपए पूरे नहीं मिलेंगे। इसमें एजेंट का 10% कमीशन कटेगा, फिर बाकी बची रकम पर 30% आयकर लगेगा। सब कुछ काटकर सदानंद को 7 करोड़ 56 लाख रुपए मिलेंगे। पेशे से पेंटर सदानंद के लिए ये रकम भी छप्पर फाड़ है। वहीं 42 लाख टिकट खरीदारों में से सदानंद की लॉटरी निकलने से साबित होता है कि ये किस्मत के धनी भी हैं। अब ये लॉटरी की रकम से बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए चाय पर चर्चा में रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के उस पार दिखाएंगे कोरोना से मुक्ति के लिए कहां पर पूजा अर्चना की जा रही है। बने रहिए। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं चाय पर चर्चा। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं पश्चिम बंगाल, जहां पर एक मजेदार संगीत युद्ध चल रहा है। और वो युद्ध हो रहा है बीजेपी और टीएमसी के बीच में। क्यों हो रहा है, सुरों के ताल क्यों छिड़े हैं नवजोत? दरअसल देखिए पश्चिम बंगाल में ना कई जगहों पर निकाय चुनाव हो रहा है। अब निकाय चुनाव में टक्कर बीजेपी और टीएमसी के बीच में है। बीजेपी ने बाबुल सुप्रियो के उन गानों को प्रचार का हथियार बना लिया है जिन्हें कभी किसी जमाने में वो यानी कि बाबुल सुप्रियो बीजेपी में रहते हुए टीएमसी के खिलाफ गाया करते थे।
बीते साल टीएमसी का गमछा पहनकर प्लेबैक सिंगर बाबुल सुप्रियो ने पार्टी बदल दी। बंगाल चुनाव के बाद बीजेपी से दामन छुड़ा लिया और दीदी का दामन थाम लिया। अब आप कहेंगे इसमें नया क्या है? ये तो खबर कई महीने पुरानी हो गई, लेकिन आज हम जो खबर आपको बताने जा रहे हैं वो इस खबर से जुड़ी है और बड़ी ही मजेदार है। सबसे पहले जरा इन गानों के बोल को सुनिए। गाने के बोल बंगाली भाषा में हैं और इसके जरिए टीएमसी को घेरा जा रहा है। ममता दीदी की पार्टी के कामकाज और तौर तरीकों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। गाने को आवाज दी है बाबुल सुप्रियो ने। अब सवाल ये उठेगा, जब बाबुल सुप्रियो टीएमसी के हो चुके हैं तो भला वो अपनी ही पार्टी के खिलाफ प्रचार वाला गाना क्यों गाएंगे? तो जनाब, कहानी दरअसल ये है कि बाबुल सुप्रियो जब बीजेपी के साथ थे तो ऐसे कई गाने उन्होंने अपनी आवाज में रिकॉर्ड किए थे। अब पश्चिम बंगाल में निकाय चुनाव हो रहे हैं। कांटे की टक्कर बीजेपी और टीएमसी के बीच है, लिहाजा बीजेपी ने बाबुल सुप्रियो के इलाके आसनसोल में उनके ही गाए गानों के जरिए टीएमसी को घेरा है। बड़ा कर दे। বাবুল সুপ্রিয় আমাদের সাথে ছিল, তখন সেই সময় গানটা গিয়েছিলেন। আজকে আমাদের সাথে নেই, কিন্তু গানের জায়গায় রয়ে গেছে। আপনারা ত্রিপুরাতেও দেখেছেন একইভাবে বাবুল সুপ্রিয় যেখানে প্রচার করছিলেন সেইখানে এই গানটা সেখানে বাজানো হচ্ছিল, উনি একটু ওভার রিয়্যাক্ট করেছিলেন আর কি। बीजेपी के इस चुनावी हथियार का टीएमसी के पास कोई जवाब नहीं, लिहाजा वो बेहद सधे अंदाज में अपना और बाबुल सुप्रियो का बचाव कर रही है। যে রাজনীতি করেও কালকে ছিল বিজেপিতে, ওই সময় গানা গাইছেন বিজেপির জন্য, আজকেও তৃণমূলের জন্য গানা গাইছেন। আপনি 4 দিন পরে দেখবেন যার গানা এখন তৃণমূলে প্রার্থী বাজাবে, যে তৃণমূলে আসার পরে তো কিছু না কিছু গানা গাইছে। তো এসব कोई ফ্যাক্টর হয় না, ও একটু আলাদা জায়গার লোক ছিল, वो गाना गाएছেন तो वो गाना लेके प्रचार করছে বলে कोई बीजेपी कोई बेनिफिट पा रहा। पश्चिम बंगाल के आसनसोल, सिलीगुड़ी, विधाननगर, चंदननगर में निकाय चुनाव 22 जनवरी को होंगे और मतगणना 25 जनवरी को होगी। लेकिन मतदान से पहले प्रचार प्रसार के लिए बीजेपी की ओर से इस्तेमाल हो रहे इन गानों से बाबुल सुप्रियो की टेंशन बढ़ गई है। अनिल गिरी, आसनसोल, गुड न्यूज टुडे। और अब बात कोरोना से युद्ध की। एक गुड न्यूज़ आपको बता देते हैं, कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट से डायरेक्ट अटैक करने वाली देसी वैक्सीन करीब करीब तैयार हो चुकी है। पुणे की जेनोवा बायो फार्मास्यूटिकल्स की लैब में तैयार हो रही ये वैक्सीन मैसेंजर आरएनए टेक्निक से तैयार की जा रही है, जो इतनी मात्रा में एंटीबॉडीज तैयार करेगी जिसमें ओमिक्रॉन हार जाएगा। बहरूपी ओमिक्रॉन पर सीधा वार करने वाली दवाई हिंदुस्तान ने तैयार कर ली है। मौजूदा वैक्सीन को छकाने वाला ओमिक्रॉन वायरस जल्द ही इस दुनिया से रुखसत होने वाला है। वैक्सीनेशन के मोर्चे पर इतिहास रचने वाले देश की कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में ये वैक्सीन एक और जीत है। पुणे की कंपनी जेनोवा बायो फार्मास्यूटिकल्स ने वो दवा तैयार कर ली है जो दुनिया भर में कोहराम मचा रहे ओमिक्रॉन के लिए यमराज साबित होगा। जेनोवा बायो फार्मास्यूटिकल्स ने ओमिक्रॉन के खिलाफ वैक्सीन अपनी लेबोरेटरी में तैयार कर ली है। यह देश की पहली मैसेंजर या mRNA वैक्सीन होगी। इस वैक्सीन के 2 चरणों की ट्रायल रिपोर्ट कंपनी ने DCGI को सौंप दी है। कुछ दिनों के बाद इसका इंसानों पर टेस्ट किया जाना है ताकि इसके असर और इम्यूनिटी पैदा करने की क्षमता का पता लगाया जा सके। यह वैक्सीन सिर्फ ओमिक्रॉन का ही नाश नहीं करेगी, बल्कि mRNA प्लेटफॉर्म पर वैक्सीन का निर्माण हो गया तो फिर दूसरी वैक्सीन के निर्माण में भी आसानी होगी, जो कोरोना के अलावा दूसरे वायरस पर भी घातक चोट करेगी। लेकिन ये mRNA प्लेटफॉर्म है क्या, इसे जानना बहुत जरूरी है। और जेनोवा बायो फार्मास्यूटिकल्स के लैब में ऐसा क्या कमाल हुआ जो देश की वैक्सीन इंडस्ट्री के लिए ऐतिहासिक है।
मैसेंजर आरएनए या mRNA टेक्नोलॉजी में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने पर जोर होता है। इसमें वायरस के जेनेटिक कोड यानी आरएनए के एक छोटे से हिस्से को शरीर में प्रवेश कराया जाता है। ये कोड कोरोना वायरस के एक हिस्से की नकल करते हैं और इससे प्रतिरोधक क्षमता सक्रिय हो जाती है। हालांकि वैक्सीन में कोई वास्तविक वायरस शामिल नहीं होता। अगले 2-3 महीने में 4-5 वैक्सीन और आ जाएंगी जो भारत में निर्मित हैं। 2 वैक्सीन तो ऑलरेडी अप्रूव हो गई हैं, कार्बोवैक्स और कोवावैक्स। बच्चों में भी उनका ट्रायल चल रहा है, बड़ी जल्दी वो बच्चों के लिए भी उनको अनुमति मिल जाने की उम्मीद है। साथ ही साथ हमारी देश की अपनी mRNA वैक्सीन है, वो भी आ जाएगी 8 हफ्ते में। इंट्रानेज़ल वैक्सीन जो है वो दुनिया की पहली इंट्रानेज़ल वैक्सीन है, वो भी 4-6 हफ्ते में आ जाना चाहिए उस तरह। तो हमारे पास एक पूरा का पूरा बुके होगा वैक्सीन्स का। यहां यह जानना जरूरी है कि कोरोना वाली वैक्सीन कितने ढंग से इस वक्त लैब में तैयार होती है। जवाब है 4। पहली इनएक्टिव और कमजोर वायरस से बनी वैक्सीन। इसे बनाने के लिए उसी तरह के वायरस के स्ट्रेन का इस्तेमाल किया जाता है जो कमजोर पड़ चुके हैं या इनएक्टिव हो चुके हैं। दूसरा तरीका है प्रोटीन आधारित वैक्सीन, जिनको बनाने के लिए कोरोना वायरस के प्रोटीन शेल्स का इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा तरीका है वायरल वेक्टर वैक्सीन, जिसे बनाने के वंशानुगत रूप से ट्रीट कर वायरस स्ट्रेन को पहले संक्रमण से मुक्त किया जाता है, फिर उसका इस्तेमाल कर कोरोना वायरस प्रोटीन्स विकसित किया जाता है। चौथा तरीका है आरएनए और डीएनए आधारित वैक्सीन। इसे वैक्सीन के विकास का सबसे आधुनिक तरीका माना जाता है। इसमें शरीर के आरएनए और डीएनए का इस्तेमाल कर इम्यून प्रोटीन विकसित किया जाता है। जिनोवा की आने वाली वैक्सीन इस चौथे कैटेगरी में ही आती है, लेकिन मैसेंजर आरएनए वाली ये पहली देसी वैक्सीन होगी। हालांकि ये बहुत सुखद है कि देश ओमिक्रॉन को मार भगाने वाली वैक्सीन के बाजार में लॉन्च से पहले ही वैक्सीनेशन का नित नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहा है। सोमवार को स्वास्थ्य मंत्रालय ने वैक्सीनेशन का जो नया आंकड़ा जारी किया है, उसे देखकर लगता है कि कोरोना वेरिएंट चाहे कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, देश का जोश हाई है। वैक्सीनेशन के फ्रंट पर हम सबसे आगे हैं। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को 158 करोड़ से ज्यादा कोरोना वैक्सीन की डोज मुहैया कराई गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 13 करोड़ 79 लाख से ज्यादा डोज अब भी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास उपलब्ध है, जिसका इस्तेमाल होना है। जो देसी वैक्सीन पर सवाल उठाते थे, आज वो आपको ढूंढे नहीं मिलेंगे, क्योंकि वैक्सीन इजाद करने, वैक्सीन लगवाने और दुनिया के कई देशों को वैक्सीन मुफ्त में देने वाले देश ने उन्हें जवाब दे दिया है कि देसी है तो अच्छा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब बात करते हैं भक्ति की शक्ति से किस तरह से कोरोना पर प्रहार होगा। एक तरफ कोरोना के खात्मे के लिए वैज्ञानिक तमाम तरह के शोध कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कोरोना से मुक्ति पाने के लिए भगवान से भी प्रार्थना का दौर लगातार जारी है। लिए चलती हूँ आपको मध्य प्रदेश के खरगोन, जहां पर बागेश्वरी मंदिर में दुर्गा प्रतिमा का विशेष श्रृंगार किया गया और मां दुर्गा से कोरोना से मुक्ति दिलाने की विशेष प्रार्थना भी की गई। कोरोना महामारी मां दुर्गा की शक्ति से जाएगी मारी। ये कठिन वक्त गुजर जाए, इसकी प्रार्थना बागेश्वरी शक्तिपीठ में गूंज रही है। दवाई भी, कड़ाई भी और दुर्गा मां से दुहाई भी। मध्य प्रदेश के खरगोन स्थित बागेश्वरी शक्तिपीठ में कोरोना से मुक्ति दिलाने के लिए विशेष अनुष्ठान किया गया। इस अनुष्ठान में बागेश्वरी माता की प्रतिमा का फलों और सब्जियों से विशेष श्रृंगार किया गया। शाकंभरी पूर्णिमा के मौके पर हुए इस अनुष्ठान के बारे में मंदिर के पुजारी का कहना है कि दुर्गम नामक दैत्य के संहार के लिए भगवती शताक्षी ने अवतार लिया था और उस दैत्य के संहार के बाद कई प्रकार के फल और सब्जियों की उत्पत्ति हुई थी। इसी वजह से माता शाकंभरी नाम से विख्यात हुई। भगवती ने अपने ही शरीर से अनेक फल, फूल, सब्जियों का उत्पादन किया और संसार का पालन किया और महामारी का नाश किया। इसी उद्देश्य से आज हमने परंपरागत माँ बागेश्वरी का श्रृंगार फल फूल सब्जियों से किया और यही प्रार्थना की कि हमारे संसार में जो महामारी कोरोना की पुनः कदम बढ़ा रही है, उसके कदमों को नष्ट करे। कोरोना वायरस की मार से पूरी दुनिया परेशान है। रूप बदलते ये वायरस भी उतने ही मायावी हैं जितने दैत्य और राक्षस हुआ करते थे।
लिहाजा मुक्ति के लिए मां शाकंभरी के द्वार पर प्रार्थना से अच्छा भला क्या होगा। खरगोन से उमेश रेवालिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको लिए चलते हैं तेलंगाना और आपको दिखाते हैं कि ऐसा क्लिनिक जो गरीबों की मदद के लिए आगे आया है। और यकीन मानिए कि ये क्लिनिक किसी मंदिर से कम नहीं है और यहाँ के डॉक्टर्स किसी भगवान से कम नहीं हैं। देखिए, ये डॉक्टर ना गरीब मरीजों को मात्र 10 रुपए में सेहत की सौगात दे रही हैं। मतलब इसका ये हुआ कि अगर कोई भी गरीब मरीज इनके पास इलाज के लिए आता है तो वो उससे फीस के तौर पर सिर्फ 10 रुपए लेती हैं। उनके इस काम के लिए कई लोग उनकी मदद भी कर रहे हैं। गरीब मरीजों के लिए तेलंगाना का एक क्लिनिक किसी वरदान से कम नहीं, क्योंकि यहाँ उन्हें केवल 10 रुपए में इलाज मुहैया कराया जा रहा है। डॉक्टर रॉसलिन कुछ लोगों के सहयोग से इस मिशन को चला रही हैं और गरीब लोगों को किफायत में सेहत की सौगात दे रही हैं। हम इन मरीजों को लैब की सुविधा भी मुहैया कराते हैं, जिसमें इन्हें 50% की छूट मिलती है। हमारा कुछ अस्पताल में टाई अप भी है, जिसका मरीजों को फायदा मिलता है। रॉसलिन मेडिलचल मलकाजगिरी जिले के नेरेडिमेट इलाके में अपना क्लिनिक चलाती हैं। रोजाना 15 मरीजों को देखती हैं। केवल 10 रुपए में उनका चेकअप करती हैं, कंसल्ट करती हैं, ताकि फीस के बचे पैसों से वो दवा खरीद सके। रॉसलिन को इस नेक मिशन में यहाँ के कुछ लोग भी सहयोग कर रहे हैं। से 10 रुपए कलेक्ट करके फीस और वो लोग को ट्रीटमेंट दे रहे हैं। क्या बेनिफिट है बोल तो रिमेनिंग जो पैसे बाहर पे कर रहे हैं 200-300 रुपए, वो 200-300 रुपए में मेडिसिन आ सकता। महंगाई के दौर में जहां हर चीज के दाम आसमान छू रहे हैं, वहीं तेलंगाना के इस क्लिनिक में गरीब मरीजों को केवल 10 रुपए में बीमारी से छुटकारा मिल रहा है। इस सेवा से यहाँ के लोग काफी खुश हैं। चलो, अच्छा सहूलत है सबके लिए, गरीबों के लिए तो खासकर ज़्यादा हेल्प है, आके बता ले सकते हैं। और जो प्रिस्क्रिप्शन है और जो दवाइयाँ लिख रहे हैं एक्सेलेंट है और इससे काफ़ी फ़ायदा भी हो रहा है हम लोगों को और बड़े हॉस्पिटल्स जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बेशक इस क्लिनिक ने सेवा, सहयोग और समर्पण की अद्भुत मिसाल पेश की है। डॉक्टर रॉसलिन को कुछ अस्पतालों और संस्थाओं का भी सहयोग मिल रहा है और अब ये क्लिनिक अपनी सेवाओं को विस्तार देने की योजना भी बना रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। शगुफ्ता, कभी आपने सोने या हीरे की कोई मिठाई खाई है? चांदी के वर्क वाली खाई है। सोने हीरे की नहीं खाई ना? नहीं। ब्रेक के बाद खिलाएंगे। ठीक है। और चलिए, ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। अब बात करते हैं उन लोगों के लिए जिनको खाने का शौक तो है, लेकिन मुंह मीठा मैंने सोचा मैं आपका करवा दूं। और क्या है ये मिठाई, बताइए जरा नवजोत। वही मिठाई है, चांदी का वर्क आप खा चुकी हैं, अब हम आपको सोने और हीरे वाली मिठाई खिला देते हैं। शगुफ्ता, वैसे कहते हैं कि शौक बहुत बड़ी चीज़ होती है और हो सकता है कि इस मिठाई का रेट सुनकर मिठाई के शौकीनों का मन और ज़्यादा मचल उठे। तो जिस मिठाई की मैं बात कर रही हूँ, दरअसल उसकी कीमत 1000-2000 नहीं है, 16,000 रुपए है। और ऐसा क्या है इस मिठाई में, देखिए जरा। सिर्फ एक पीस की कीमत 800 रुपए, 4 पीस की कीमत 3200 रुपए और अगर 1 किलो खरीदने की हसरत रखते हैं तो देने होंगे 16,000 रुपए। सही सुना आपने, 1000, 2000 या 3000 नहीं, पूरे 16,000 रुपए आपको चुकाने होंगे अगर आप स्वाद लेना चाहते हैं दिल्ली की सबसे महंगी मिठाई का। सोने के भाव वाली इस नायाब मिठाई की कीमत जितनी ऊंची है उतनी ही दिलचस्प है इसके तैयार होने की कहानी। मिठाइयाँ तो आप लोगों ने खूब खाई होंगी, लेकिन एक ऐसी मिठाई के बारे में हम आपको बताने वाले हैं जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। आप कहेंगे क्या इतनी महंगी मिठाई भी होती है?
सोचिए, अगर किसी मिठाई की कीमत हो 16,000 रुपये किलो और उसका एक पीस करीब 800 रुपये का हो तो शायद सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन हाँ, दिल्ली की सबसे महंगी मिठाई को हम आपको दिखाने वाले हैं। 24 कैरेट गोल्ड से लबालब ये मिठाई आपको नज़र आएगी। आप देखेंगे तो इसके अंदर तमाम ड्राई फ्रूट्स डाले गए हैं और भी बहुत सारी विशेषताएं हैं, लेकिन अपने आप में सबसे बड़ी बात यह है कि 16,000 रुपये किलो ये मिठाई का रेट है। गोल्डन कलर की ये मिठाई दिल्ली के शगुन स्वीट्स में किस तरह से तैयार की जाती है, फैक्ट्री से लेकर दुकान तक पहुंचने की इसकी पूरी डिटेल आपको बताएं। उसके पहले सुनिए इस मिठाई को बनाने का आइडिया कहां से आया। हमेशा कुछ ना कुछ नई मिठाई बनाने के लिए सोच रहती है मिठाई वालों की, या कोई जिस बिजनेस कोई भी जो कर रहा है। तो बहुत टाइम से ये चल रहा था दिल में कि भाई चांदी के वर्क की तो मिठाई बनाते हैं, काजू की भी बनाते हैं, पिस्ते की भी बनाते हैं, बादाम की भी बनाते हैं, तो कोई एक और इजाद करी जाए कोई मिठाई। तो हमने जानकारी करी कि क्या गोल्ड का वर्क भी बनता है, तो जयपुर से जानकारी मिली यहाँ प्योर गोल्ड का 24 कैरेट गोल्ड का वर्क भी बनता है। आइडिया आते ही काम शुरू हो गया, लेकिन सोने के वर्क वाली इस मिठाई को तैयार करना इतना आसान भी नहीं था। सवाल सिर्फ सोने के वर्क को चढ़ाना नहीं था, सवाल मिठाई में इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री थी, और कौन खरीदेगा ये सवाल तो था ही। तय हुआ कि काजू, पिस्ता, बादाम, चिलगोजा और अच्छी मात्रा में केसर का इस्तेमाल कर मिठाई तैयार की जाएगी। उसके बाद उस पर 24 कैरेट गोल्ड वर्क चढ़ाया जाएगा। बात आती है कि बनाई किस चीज़ की जाए, तो काजू, पिस्ता, बादाम, तिलगोजा और अच्छी मात्रा में केसर, ये डालकर इसको बनाया गया और उसके बाद इसको शेप दी गई। फिर उसके बाद इस पर गोल्ड का वर्क लगाया गया, तब ये पेश करी गई। तो कस्टमरों ने इसको लाइक किया, पसंद किया। प्लान के मुताबिक काम शुरू हुआ। करीब 1 महीने की मेहनत और कोशिश से बना डाली 24 कैरेट गोल्ड डायमंड मिठाई। तो 16,000 रुपये किलो वाली मिठाई में चख के देख रहा हूँ कैसा स्वाद है इसका। स्वाद तो लाजवाब है, और जब जेब से 16,000 रुपये जाए तो आपको वैसे भी अच्छा लगेगा। लेकिन सच में बहुत बढ़िया बनी है और डिलीशियस तो है ही, साथ साथ अलग भी है, और इसीलिए इसकी कीमत भी अच्छी है और लोग इसको पसंद भी करते हैं। एक डर था, आखिर बाजार में लोग इस मिठाई को लेंगे कैसे? क्या कोई इतनी महंगी मिठाई खरीदना पसंद करेगा? इस सवाल का जवाब खुद इस आलिशान मिठाई बनाने वाले की जुबानी सुन लीजिए। हमें लगभग 1 साल हो गया इस प्रकार का सर्च करते हुए, और जब ये सर्च होके आया तो इसका रिजल्ट और रेस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला। लड़की पक्ष से जब वो कहते हैं जी हमें अपने जमाई राजा को कुछ अलग नया खिलाना है, कुछ हटके खिलाना है, यूनिक, तो वो ये चीज़ निकल के आई। तो आप भी अगर दिल्ली की सबसे महंगी मिठाई का लेना चाहते हैं टेस्ट, तो शगुन स्वीट्स पहुंच जाइए, क्योंकि जो मिठाई आप यहां खाएंगे उसका स्वाद शायद जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। जेब, जहन और जुबान तीनों में मिठाई हमेशा महकती रहेगी। दिल्ली की सबसे महंगी मिठाई की तस्वीर भी आपने देख ली, और समझ लीजिए कि आखिर अगर आपको ये मिठाई खानी है तो ये मिठाई अपने आप में तब आपको मिलेगी जब आपकी जेब में 16,000 रुपये होंगे। कैमरा पर्सन रितेश मिश्रा के साथ वरुण सिन्हा, दिल्ली। भगवान के अनेक रूप होते हैं, लेकिन इंसान सभी रूपों में से वाकिफ नहीं होता है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे म्यूजियम में लिए चलेंगे जहां पर विघ्नहर्ता के 10-20 नहीं 3,000 मूर्तियां एक साथ रखी गई हैं। क्या बात है। देखिए, ये संग्रहालय जो है वो भक्ति और कला का बेजोड़ संगम आपको दिखाएगा, जिसमें भारत के हर कोने से भगवान गणेश की मूर्ति लाई गई है। और बात केवल भारत की नहीं है, इंडोनेशिया से लेकर चीन तक की प्रतिमाएं इस म्यूजियम की शोभा बढ़ा रही हैं। सिद्धि विनायक के सुंदर अद्भुत रूप, एक से बढ़कर एक अनूठे निराले। अमरावती के हिल स्टेशन चिखलदार में गणपति की मनमोहक अदाओं से सजा है ये संग्रहालय। यहाँ गणपति की 3,000 प्रतिमाएं मौजूद हैं। यहाँ क्रिकेट खेलते, खो खो खेलते
गणपति बच्चों को खूब भा रहे हैं। बाल गणेश के अद्भुत रूप को देख बच्चे खुशी से झूम रहे हैं। जैसे अपना खो खो हो गया, क्रिकेट हो गया और कबड्डी, ये देख के मेरा दिल थोड़ा अच्छा लग रहा है। अभी मूड ऑन हो गया। यहाँ 1 इंच से लेकर 5 फीट तक की गणपति प्रतिमाएं स्थापित हैं। कुछ संगमरमर से बनी हैं, कुछ कांच से, कुछ तांबे पीतल से, तो कुछ मिट्टी प्लास्टर ऑफ पेरिस से, तो कुछ अष्टधातु से। बहुत अच्छा लग रहा है। बापा को कभी इमेजिन नहीं किया था कि इतने सारे रूपों में देखने को मिलेगा। अच्छा लगा कि उनको सोते हुए देखते हुए, लैपटॉप पे कुछ काम करते हुए देख के, कुछ प्रोफेशन वाले भी हैं, कुछ अच्छे कार्विंग्स में हैं, तो अच्छा लगा उनको देख के। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश के तमाम हिस्सों से गणपति की आकर्षक अद्भुत प्रतिमाओं का यहाँ संग्रह किया गया है। इस काम के लिए प्रदीप नंद और उनका परिवार सालों से मेहनत कर रहा है। नंद परिवार गणपति प्रतिमाओं का विसर्जन नहीं करता, उनका संग्रह कर लोगों के सामने विघ्नहर्ता की मनमोहक झांकी प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा है। जहाँ भी अच्छी मूर्ति मिली वो मैं कलेक्ट करते गया, खरीदते गया। ऐसे करते करते इतने गणपति जमा हो गए। अलग अलग जगह से लाई, कुछ वुडन की जो मूर्ति है वो कश्मीर से लाई, मेटल की बॉम्बे, दिल्ली, मुरादाबाद, ऐसे अलग अलग जगह से। कुछ मूर्ति तो बॉम्बे से, चोर बाजार से भी लाई भंगार। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर आसाम, कलकत्ता तक हर जगह से जहाँ भी उन्हें गणपति की एक सुंदर मूर्ति दिखी। गणपति तो वैसे अपने आप में ही उनकी सुंदरता है, कलात्मकता है, बुद्धि के देवता है, लेकिन फिर भी कई बार अलग अलग स्वरूप उनको जो मिले उन्होंने लाए। और पहले तो घर में हर जगह गणपति इतना हमने उसके लिए अलग से एक रूम बनाई कि जब तक संग्रहालय नहीं बनता है तब तक वहाँ पे संग्रह करके रखना। देश विदेश से संजोई गई प्रतिमाओं को 3 एकड़ के संग्रहालय में सजाया गया है। गणपति के भक्ति नहीं, कला के शौकीन भी यहाँ खिंचे चले आ रहे हैं और गणपति के अद्भुत रूपों को निहार रहे हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर और बहुत ही कलेक्शन बहुत बढ़िया है। इतना एंटीक पीस तो कहीं पे भी नहीं देखा हमने, बहुत बढ़िया। लेह, श्रीनगर, पुणे, मुरादाबाद, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, देश का शायद ही कोई शहर बाकी होगा जहां के गणपति को इस संग्रहालय में स्थान न मिला हो। इंडोनेशिया, बाली, नेपाल, तिब्बत, यहां तक कि चीन से भी गणपति की मूर्तियों को लाकर यहां स्थापित किया गया है और अब इस कोशिश का सैलानियों पर जादुई असर दिखाई दे रहा है। यकीनन ये संग्रहालय तेजी से सैलानियों के बीच अपनी पहचान बना रहा है। भक्ति, कला और उद्यम का अनूठा संगम बनकर उभर रहा है। धनंजय सांबले, अमरावती, गुड न्यूज टुडे। और चलिए ब्राजील की बात करते हैं। ब्राजील में ओमिक्रॉन तेजी के साथ पैर पसारता जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद यहां पर जिंदगी थमी नहीं। राजधानी रियो डी जनेरियो में 25 फरवरी से शुरू होने वाले कार्निवल की तैयारियां जोरों पर हैं। हालांकि रियो के मेयर संकेत दे चुके हैं कि ब्राजील कार्निवल के दौरान स्ट्रीट परेड कैंसिल की जा सकती है, लेकिन रियो के मशहूर सांबा स्कूल जश्न की तैयारियों में जुटे हैं। इस दौरान कोविड नियमों का सख्ती के साथ पालन किया जा रहा है। इन्हें उम्मीद है कि जश्न का कारवां महामारी को मात देने में कामयाब रहेगा और दुनिया ब्राजील कार्निवल की रौनक जरूर देखेगी। और अब आपका फेवरेट चंक यानी कि सोशल मीडिया वाली सारी हलचल। वैसे मैंने बहुत दिन से कोई फोटो अपलोड नहीं किया, शगुफ्ता कर रही हैं, जरा जाकर देखिए इंस्टाग्राम पर इनकी हलचल और आपके फेवरेट सितारों की हलचल। आप जब सुबह लेट उठते हो तो आपको खाने में क्या मिलता है? चप्पल। मोबाइल के बाहर भी एक दुनिया है और उससे अपना कोई लेना देना नहीं है। जिंदगी आपको दुख देगी पर आप मना कर देना, नहीं चाहिए, सिंपल। कोई भी ना तुमसा मिला। तो चलिए इस वादे के साथ छोड़ जाते हैं कि कल एक बार फिर से आपके साथ मुलाकात होगी चाय पर चर्चा।
और आपको रखना है अपना बहुत ज़्यादा ख्याल। अदरक वाली चाय लगातार पीते रहना है क्योंकि मौसम ठंडा है और मौसम विभाग कह रहा है कि 21 के बाद ही थोड़ा आराम मिलेगा उत्तर भारत वालों को। टेक केयर, मिलेंगे कल चाय पर चर्चा में।